नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसानों के आंदोलन की जो आग मध्य प्रदेश में हमने देखी थी, वो आज उत्तर भारत के कई बीजेपी शासित राज्यों में पहुंच गई। हरियाणा में जो तस्वीर दिखी, इधर गुजरात में, मध्य प्रदेश में लगातार विरोध जारी है। कांग्रेस के लिए ये एक मौका है, उस मौके को वो भुना रहे हैं। सूरत में तो ट्रक की हवा तक निकाल रहे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों के आंदोलन का ये एक्सटेंशन है। राजनीति ने किसान आंदोलन को अपने कंधे पर बिठा लिया है। कांग्रेस किसान आंदोलन में संजीवनी तलाश रही है, लिहाजा बीजेपी शासित तमाम राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। सूरत में कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ इस तरह से किसानों की समस्याओं की हवा निकाल रहे हैं। सूरत में कांग्रेस कार्यकर्ता मुंबई दिल्ली हाईवे नंबर 8 पर जुटे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हाईवे जाम कर दिया। हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कुछ कांग्रेसियों ने चक्का जाम में फंसे ट्रकों के टायरों की हवा निकाल दी, जिसके चलते ट्रक चालक मुसीबत में फंस गए। बाद में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर हाईवे से हटाया। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ गुजरात में भी सरकार है। मध्य प्रदेश में 6 किसानों की हत्या हुई है। ऐसे माहौल में सरकार किसानों के बारे में सोचना भूल गई है। इसलिए हम सरकार को जगाने के लिए और सरकार की नींद खुले, इसलिए हमने ये रास्ता रोको आंदोलन किया है। गुजरात के जामनगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में हाईवे जाम कर दिया। किसानों ने सड़क पर अपनी सब्जियां फेंक दी। इस बीच घंटों ट्रैफिक जाम रहा। किसानों ने इस बीच बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अहमदाबाद में भी किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने हाईवे जाम किया। पुलिस फोर्स ने जाम खुलवाया और कांग्रेसियों को गाड़ियों में भरकर सड़क से दूर ले गई। किसानों की कर्ज माफी को लेकर आज यहाँ पे गुजरात कांग्रेस के जरिए यहाँ पे रास्ता रोको आंदोलन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अहमदाबाद मुंबई का हाईवे है, जो कि दिल्ली के साथ कनेक्टेड रहता है, उस हाईवे पर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और आप देख सकते हैं पूरे के पूरे हाईवे को यहाँ पे ब्लॉक करवा दिया गया है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जरिए। पुलिस उन्हें खदेड़ने का काम कर रही है। किसान आंदोलन की तपिश हरियाणा में भी पहुंची। किसान संगठनों के बुलाने पर हिसार और जींद में सैकड़ों किसान सड़क पर उतर आए और दोनों जिलों में नेशनल हाईवे जाम कर दिया। किसानों की मांगों के बारे में आप जानते हैं, हम समय समय पर आपको बताते रहे हैं। मुख्य मांगे हैं किसानों की कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाएं, पशुओं की खरीद बेच पर जो लगा बैन है उसको तुरंत हटाया जाए, और भी अनेक हमारी मांगे हैं। हरियाणा की प्रमुख विपक्षी पार्टी इनेलो ने भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। हिसार में सांसद दुष्यंत चौटाला प्रदर्शन में शामिल हुए और केंद्र सरकार से किसानों से किए वादे पूरे करने की मांग की। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 200% वृद्धि किसान की आय में बात करी, 50% मुनाफा किसान को लागत पर मिले, जो ये बातें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले करी थी, उन वादों को भी पूरा करने का काम सरकार करे। हरियाणा और पंजाब के तमाम राजनीतिक दलों ने आज किसानों के समर्थन में किसान पंचायतें करके केंद्र सरकार पर जोरदार हल्ला बोला। देश भर में किसानों की मांग और उनके समर्थन के लिए कहीं हाईवे जाम किया जा रहा है तो कहीं किसान महापंचायत हो रही है। फिलहाल हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हैं, जहां पर कांग्रेस के नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान महापंचायत बुलाई हुई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में किसानों के समर्थन में महाकिसान पंचायत बुलाई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान की पेट पे लात मारी, अब जब उसने आवाज उठाई तो उसकी छाती पे गोलियां चल रही हैं। किसान अब इस बात को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। किसान अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ेगा। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छेरी खेड़ी में अखिल भारतीय किसान महासंघ के बैनर तले किसानों ने हाईवे जाम कर दिया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के इस आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी शिरकत की। हमारी पार्टी ने यह तय किया है कि किसानों का जो भी आंदोलन है उनके कंधे से कंधा मिलाकर
हम उनका सहयोग करेंगे। भोपाल में भारतीय किसान मजदूर संघ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे और सरकार से किसानों की मांगे पूरी करने की बात उठाई। हमारी 2 मांगे हैं जो आपको पता है और उसका नारा दिया है हमने भी, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है वादा नंबर 4 में कि हम किसानों को उसकी फसल की लागत का 50% लाभकारी मूल्य देंगे। वो हमको चाहिए। नरसिंहपुर में भी राष्ट्रीय किसान महासंघ ने नेशनल हाईवे नंबर 26 पर जाम लगा दिया। प्रशासन के मान मनोवल के करीब आधे घंटे बाद किसान हाईवे से हट गए। अहमदाबाद से गोपी घांगर, वडोदरा से वशिष्ठ शुक्ला, सूरत से संजय राठौर, हिसार से भूपेंद्र के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। इधर आंदोलन बढ़ता जा रहा है और इधर एक गंभीर आरोप पहुंच गया है शिवराज सिंह चौहान तक। जी हां, शिवराज सिंह चौहान पर यह गंभीर आरोप कि क्या ये उपवास जो उन्होंने किया था वो कार्यक्रम फिक्स था। शिवराज के उपवास कार्यक्रम पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि मृतक किसान के परिवार वालों ने अब यह दावा किया है कि अपनी इच्छा से शिवराज से नहीं मिले, बीजेपी के नेता हमें ले गए थे और तब हमसे कहलवाया था कि उपवास तोड़ लीजिए शिवराज जी। तो क्या इतने संवेदनशील मुद्दे पर संवेदनाओं के साथ ही इतना बड़ा खिलवाड़ एक खुले मंच पर रचा गया? बीजेपी के नेता सीएम के पास गए थे, क्या कह रहे हैं मृतक किसान के परिवार वाले, आइए आपको सुनाते हैं। शिवराज जी अनशन पे बैठे थे तो हमारे पाटीदार समाज अध्यक्ष महेंद्र पाटीदार मध्य प्रदेश, उन्होंने सीएम से मृतक परिवारों के सदस्यों से मुलाकात कर और कहा कि सीएम साहब से बोलो कि आप उपवास तोड़ो और अपना काम संभालो राज्य। बीजेपी शासित राज्य में किसानों को पटाने के लिए कांग्रेस सड़क पर उतरी है तो इधर नीतीश कुमार भी बिहार में किसानों को अपनी तरफ खींचने के लिए सब कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। शाही भोज का आयोजन किया उन्होंने, एयर कंडीशनड हॉल में 2000 किसानों के साथ विज्ञान भवन में खाना खाया। हालांकि कई किसान ऐसे भी थे जो मिलने आए थे उनसे, लेकिन मायूस होकर गए। बिहार के चंद किसानों की किस्मत तब चमकी जब उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दावत उड़ाने का मौका मिला। किसानों को पटाने के लिए बिहार सरकार ने पटना के ज्ञान भवन में किसान समागम का आयोजन किया था। इस आयोजन में पूरे बिहार से किसान आए। सबने जमीन पर बैठकर मुख्यमंत्री के साथ खाना खाया और धन्य भी हुए। साथ में खा रहे हैं तो अच्छा, बहुत अच्छा बात की बात है। हम लोग किसान के साथ बैठकर जो खाना खा रहे हैं बहुत अहम बात है। जब मौका हम लोग को मिला है जो बैठकर भोजन कर रहे हैं, इससे बड़ा हम लोग को मौका किसान को कब मिलेगा। बिहार सरकार ने 2000 किसानों के लिए पटना के अंगीठी रेस्टोरेंट से खाने की थालियां मंगवाई थी, लेकिन खाने का मौका सिर्फ उन्हें मिला जिनकी जेब में पास था। अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे कई किसान मायूस रह गए। आरोप भी लगा कि इन थालियों पर 2-2 हजार रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कोई बताया कि 2000 रुपये प्लेट की व्यवस्था है और इस व्यवस्था में अंदर जाना मना है, बिना पास वाले को अंदर जाना मना है। हम कृषकों को अगर अपमान करेंगे, खुद आप अपमानित हो जाइएगा, हमारा बिहार अपमानित होगा। यूं तो स्पेशल थाली किसानों के लिए आई थी, लेकिन मौका देखकर पुलिस कर्मियों ने भी चौका लगा दिया। आज तक के कैमरे पर कैद हुए तो किसी ने कहा बढ़िया खाना है तो किसी ने बोला नो कमेंट। किसान का खाना है, किसान का खाना आप लोग खा रहे हैं? हाँ ठीक है सर, खाना ठीक है सर। लेकिन किसानों के लिए खाना मंगाया था, आप लोग खा रहे हैं क्यों? सभी को मिल रहा है, सभी लोग खा रहे हैं। आप क्यों खा रहे हैं किसानों के लिए? नो कमेंट्स प्लीज। पुलिस वालों ने थालियों पर कब्जा जमाया तो कई किसान भूखे पेट ही लौट गए। कुछ किसानों को तो स्वादिष्ट भोजन नसीब हुआ, मगर कई इससे वंचित रह गए। इन्हीं सब के बीच इस पूरे कार्यक्रम में लगे पुलिस कर्मियों की तो मानो मुफ्त में दावत हो गई। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। और अब बात दिल्ली की करते हैं, राजधानी की, जहां पर टॉक टू एके ये कार्यक्रम आम आदमी पार्टी की सरकार का दिल्ली में, लेकिन उसमें कुछ वित्तीय घोटाले की बात सामने आई थी जिसको लेकर सीबीआई पहुंच गई मनीष सिसोदिया के घर पूछताछ के लिए। बस आम आदमी पार्टी भड़क गई, कहा जानबूझकर
मोदी सरकार निशाना बना रही है। ये केजरीवाल को बेचैन करने वाली तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी के पावर रैंक में नंबर 2 और केजरीवाल के राइट हैंड माने जाने वाले मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की दस्तक पड़ी है, जिससे मुख्यमंत्री का दर्द दिल बढ़ सकता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। उनका स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कहा जा रहा है। उस प्रोग्राम के लिए जो दिसंबर के महीने में हुआ था टॉक टू एके प्रोग्राम, जिसको लेकर हम सवालों के घेरे में है। ये टॉक टू एके प्रोग्राम जो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का ये प्रोग्राम जो है रखा गया था। दोपहर 12 बजे के करीब सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची। वजह को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया से टॉक टू एके प्रोग्राम के बारे में पूछताछ की गई, उनसे कार्यक्रम को लेकर जानकारियां मांगी गई, क्योंकि ये जांच के लिए जरूरी है। सीबीआई ने पूछताछ को छापा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है ये रेड नहीं तो और क्या है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ शुरुआत, क्योंकि सेना को मिली है बड़ी कामयाबी। लश्कर का कमांडर जुनैद मट्टू, जो दरअसल 10 लाख का इनाम जिस पर था, उस आतंकी जुनैद मट्टू को मार गिराया है सेना ने। कई घंटे तक बताया जा रहा है इस शख्स के साथ मुठभेड़ चली, जिसके बाद जुनैद मट्टू को मार गिराया गया। 10 लाख का इनाम इस शख्स पर था। जुनैद मट्टू अपने साथियों के साथ कुलगांव के अरवनी गांव के एक घर में छुप गया था। सेना ने इसको घेरा और वहीं पर इसका एनकाउंटर किया। मट्टू सेना की 12 आतंकियों की हिट लिस्ट में शामिल था। पिछले साल मट्टू ने 2 पुलिस वालों को गोलियों से भून डाला था। तभी से सेना को 22 साल के इस आतंकी की तलाश थी। लश्कर तैयबा के चीफ महमूद शाह ने यह माना कि जुनैद मट्टू सेना की गोलियों से मारा गया। लश्कर के एक और कट्टर आतंकी का सफाया। एनकाउंटर में अपने साथी के साथ मारा गया जुनैद मट्टू। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बल की बड़ी कामयाबी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद घाटी में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों के सफाए की जो मुहिम छेड़ी है, उसमें शुक्रवार को बड़ी कामयाबी मिली। कुलगाम जिले के अरवानी गांव के मलिक मोहल्ला में एक एनकाउंटर में जवानों ने लश्कर के कमांडर जुनैद मट्टू को मार गिराया। जुनैद के साथ मुजम्मिल नाम का एक आतंकी भी मारा गया। कमरे में 3 आतंकियों के छिपने की खबर है, लिहाजा तीसरे की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों ने पथराव कर जवानों को ऑपरेशन से रोकने की कोशिश की, लेकिन पैलेट गन का इस्तेमाल कर जवानों ने स्थानीय लोगों को खदेड़ दिया। पैलेट गन से 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। जुनैद मट्टू लश्कर का तीसरा बड़ा आतंकवादी है, जिसे साल भर के अंदर सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इससे पहले बुरहान वानी मारा गया था और फिर पिछले महीने सब्जार अहमद भट्ट। महज 18 साल की उम्र में आतंकवाद का रास्ता अपनाने वाला मट्टू 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शामिल था। उस पर 10 लाख का इनाम रखा गया था। उधर गुरुवार को श्रीनगर के हैदरपुरा में पुलिस पार्टी में हुए आतंकी हमले में मारे गए पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि दी गई। इस हमले की तस्वीर सनसनीखेज तरीके से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इस बीच बांदा सोपारा और कुलगाम में सुरक्षा बल की कार्रवाई में 2 लोगों की मौत से गुस्सा भड़क गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने शनिवार को बंद का ऐलान किया है। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और अब बात दाऊद इब्राहिम की करते हैं। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम जिंदा है। बार बार ये झूठ फैलाने की कोशिश होती है कि वो मर गया है, लेकिन वो जिंदा है और सक्रिय है। ये इसलिए क्योंकि अप्रैल के महीने में हम आपके सामने कर रहे हैं बड़ा खुलासा। जावेद मियादाद के साथ पार्टी करता पाया गया दाऊद इब्राहिम। दूसरी तरफ उसके कुछ ऐसे गुर्गे जो उसने यहाँ पर भेजे थे तारिक फतेह की हत्या के लिए, उन्हें दिल्ली में गिरफ्तार किया गया।
12 मार्च 1993 देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सीरियल ब्लास्ट, 257 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग घायल। इन धमाकों से सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल उठा। 1993 बम धमाकों की साजिश अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, मोहम्मद दोसा और अबू सलेम ने मिलकर रची। 1993 में पुलिस ने कोर्ट में 10,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें 189 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। इनमें दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन सबसे बड़े नाम थे। 189 में से 123 पर मुकदमा चला और सितंबर 2006 में 100 लोगों को सजा सुनाई गई। 23 को बरी कर दिया गया, जबकि 27 अभियुक्त आज भी फरार हैं। वो शुक्रवार यानी फ्राइडे का दिन था, जिसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना गया। और आज भी फ्राइडे है। 24 साल बाद मुंबई ब्लास्ट के गुनहगारों पर टाडा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 6 गुनहगारों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने इन सबको गुनहगार तो मान लिया है, लेकिन इन गुनहगारों की सजा पर बहस 19 जून को होगी। इन 6 गुनहगारों में सबसे बड़ा नाम अबू सलेम का है। अब दोषी साबित होने के बाद अबू सलेम को क्या सजा हो सकती है, हम इसके बारे में आपको बताएं। उससे पहले देश के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं। जिंदा है देश का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम। आज तक के पास दाऊद के जिंदा होने की पुख्ता जानकारी। पाकिस्तान में ही छुपा है हिंदुस्तान का गुनहगार दाऊद इब्राहिम। जी हां, अपराध की दुनिया का किंग, अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों की लिस्ट में शामिल दाऊद इब्राहिम अभी जिंदा है। पिछले दिनों ये खबरें आ रही थी कि दाऊद मर चुका है, लेकिन आज तक की टीम ने यह पता लगा लिया है कि दाऊद जिंदा है और पाकिस्तान ने ही उसे पनाह दे रखी है। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों को यह पुख्ता जानकारी मिली है कि दाऊद की सर्जरी जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह से सेहतमंद हो गया था। दाऊद न सिर्फ जिंदा है बल्कि वो कराची में पार्टी करते हुए भी देखा गया है। ये पार्टी दाऊद इब्राहिम के समधी जावेद मियादात ने दी थी। वो तारीख भी एक सबूत के तौर पर है। जी हाँ, इसी साल यानी 19 अप्रैल को कराची में मियादात के घर पर दाऊद को देखा गया था। दाऊद इब्राहिम एकदम जबरदस्त सिक्योरिटी के बीच में था। हम आपको बता दें कि दाऊद की बेटी माहरूफ की शादी जावेद मियादात के बेटे जुनैद से हुई है और 19 अप्रैल को मियादात के बंगले पर पार्टी दाऊद के दामाद जुनैद ने ही रखी थी। सबूत इसके भी हैं कि इस पार्टी में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया। हाल के दिनों में दाऊद इब्राहिम ने कराची में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। ऐसे में उसकी सुरक्षा को भी 3 गुना बढ़ा दिया गया है। उसकी सबसे नजदीकी सुरक्षा उसका विश्वास पात्र जावेद चिकना करता है, जबकि बाहरी सुरक्षा का जिम्मा ISI और लोकल सिक्योरिटी के पास है। दाऊद इब्राहिम को 3 लेयर की सिक्योरिटी दी गई थी। पहले लेयर में दाऊद इब्राहिम को कवर कर रहा था उसका बेहद करीबी कहा जाने वाला जावेद चिकना। ये वही जावेद चिकना है जो 1993 मुंबई धमाकों में मोस्ट वांटेड है। जबकि सुरक्षा के दूसरे और तीसरे घेरे में ISI और पाकिस्तान की लोकल पुलिस थी। आज तक को इस बात की भी जानकारी मिली है कि डी कंपनी ने दाऊद का इलाज दुबई के एक कॉर्पोरेट अस्पताल में करवाया और दाऊद के इलाज के लिए फिलीपींस की नर्स को लगाया गया, लेकिन इलाज के बाद फिलीपींस की वो नर्स गायब हो गई। दाऊद इब्राहिम को इस बात का शक हो गया था कि लंबे समय से उसकी देखरेख करने वाली फिलीपींस की नर्स उससे जुड़ी जानकारियां भारतीय खुफिया एजेंसियों को लीक कर रही है। ऐसे में हाल ही में आनन फानन में इस नर्स को हटा दिया गया, लेकिन इस नर्स के साथ क्या हुआ और ये कहां गई ये किसी को मालूम नहीं है। और अब दाऊद फिर से फिट हो चुका है और अपने पुराने धंधों को देख रहा है। ड्रग्स से लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तक, नकली करेंसी से लेकर अंडरवर्ल्ड तक। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। दाऊद इब्राहिम जिंदा है, लेकिन जिंदा अबू सलेम भी रहेगा। जी हां, उसे मुख्य साजिशकर्ता के रूप में तो आज टाडा कोर्ट ने मान लिया। उसे तमाम धाराओं में भी दोषी मान लिया, साजिशकर्ता भी मान लिया, हथियार पहुंचाने वाला शख्स भी मान लिया, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं पुर्तगाल के साथ हुई संधि की वजह से। 25 साल से ज्यादा की उसे सजा हो ही नहीं सकती।
इन गुनहगारों को आखिर सजा क्या होगी? क्या अदालत ठीक याकूब मेमन की तरह ही तमाम गुनहगारों को फांसी पर लटका देगी या फिर उम्र कैद या कुछ और सजा देगी? लेकिन अबू सलेम के मामले में यह सवाल इसलिए भी सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि पुर्तगाल सरकार के साथ जिस प्रत्यर्पण संधि के तहत अबू सलेम को हिंदुस्तान लाया गया है उसकी सबसे अहम शर्तों में यही सबसे ऊपर है कि हिंदुस्तान की सरकार अबू सलेम को फांसी की सजा नहीं दे सकती। मुंबई धमाकों के बाद विदेश में जा छुपे अबू सलेम का हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों ने न सिर्फ ढूंढ निकाला बल्कि उसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा सौंपते हुए उसका पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पण भी करा लिया। लेकिन इसी प्रत्यर्पण संधि में पुर्तगाल की सरकार ने हिंदुस्तान से एक वादा भी लिया था कि अदालत में चाहे उसके सिर पर जो भी गुनाह साबित हो भारत उसे फांसी की सजा नहीं दे सकता। जबकि हालत यह है कि अबू सलेम पर सिर्फ मुंबई धमाकों की साजिश में शामिल होने का ही इल्जाम साबित नहीं हुआ है बल्कि उसके खिलाफ ताज़ीराते हिंद की दफा 302 के तहत कत्ल का भी इल्जाम साबित हो चुका है। पुर्तगाल के साथ हुई संधि के अनुसार अबू सलेम को मौत की सजा नहीं मिल सकती, लेकिन जिन धाराओं के तहत उसे अदालत ने दोषी पाया है उसके तहत मौत की सजा भी उसे मिल सकती है और यही सरकारी पक्ष मांग भी करेगा। कोर्ट में अबू सलेम बाल मुंडवाकर पहुंचा था। वो कोर्ट में पूरे समय खामोश बैठा रहा। सलीम की बॉडी लैंग्वेज में तो बदलाव नहीं दिख रहा था, पर आपने जैसे बताया उनकी हेयर स्टाइल में बदलाव था। उनका कई लोगों ने उनसे सवाल भी पूछा कि क्या आपकी तबीयत ठीक है, आपने किस वजह से बाल मुंडवाए हैं, लेकिन उन्होंने इस किसी भी सवाल का जवाब कोर्ट में नहीं दिया। तो क्या कत्ल के रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में अदालत अबू सलेम को फांसी की सजा सुना सकती? मैं ये जरूर आपसे सहमत हूं कि अबू सलेम के खिलाफ हम फांसी की सजा की मांग नहीं कर सकते, लेकिन 25 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अगर अबू सलेम दोषी करार होता है तो उसके 25 साल की सजा की मांग जरूर कर सकते हैं। यहां एक तथ्य यह भी आ सकता है क्योंकि याकूब मेमन को फांसी हुई तो उनको फांसी क्यों ना हो, बट आज सिचुएशन सर्कमस्टांसेस थोड़े से डिफरेंट इसलिए हैं कि वो और ज्यादा समय जेल में रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कम से कम लाइफ टू अदर्स और 25 इयर्स एट मैक्स टू अबू सलेम। तो सुना आपने, दोनों वकील कह रहे हैं कि अबू सलेम को फांसी नहीं हो सकती। देश को इस बात का मलाल है और मलाल उन पीड़ितों को भी जिन्होंने मुंबई ब्लास्ट में अपनों को खोया है। अबू सलेम फांसी के फंदे से तो बच जाएगा, लेकिन पुलिस उसे 25 साल की सजा जरूर मांग सकती है। तो अबू सलेम छोड़ के बाकी के आरोपी के अभियुक्त के खिलाफ फांसी की सजा की मांग भी प्रोसिक्यूशन कर सकता है। इसको आजीवन कारावास से नहीं होगा, लेकिन मैं दुख से यह कहूंगा कि जिसमें अबू सलेम जैसे शातिर का बड़ा पैगाम पर रोल रहा, जिसने प्रदीप जैन के मर्डर 25 साल तक, अभी तक उसको तो 10-15 साल गुजर गए, अगर यहां भी 25 साल मिलते हैं, अगर वो सेंटेंस कंकरेंट हो जाती है तो मुझे डर इस बात का है कि अबू सलेम शायद 5 साल के बाद उसकी रिहाई भी हो सकती है, क्योंकि अगर कोर्ट सेंटेंस कंकरेंट करती है क्या कॉन्जिक्यूटिव करती है, यह भी हमें देखना होगा। जाहिर है अबू सलेम की किस्मत का आखिरी फैसला अदालत के हाथ में है। अबू सलेम सजाए मौत से बच जाएगा, लेकिन बाकी लोग यानी मुस्तफा दोसा, ताहिर मर्चेंट, अब्दुल कयूम, करीमुल्ला शेख, रियाज सिद्दीकी और अब्दुल रशीद का हाल क्या होगा, यह सिर्फ वक्त आने पर ही पता चलेगा। आज तक ब्यूरो। दिल्ली का एक बेहद पॉश इलाका, वहां पर ये ज्वेलरी सिर्फ 5 मिनट, 5 बदमाश और कैसे 80 लाख की लूट कर ली, देखिए। दिल्ली में दिन दहाड़े डकैती, करीब 80 लाख की ज्वेलरी पर हाथ साफ। 5 मिनट में 5 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। साउथ दिल्ली के पौष इलाके मालवीय नगर की ये वही ज्वेलरी शॉप है जहां बाइक सवार 5 बदमाश आए और महज 5 मिनटों में तमंचे की नोक पर लाखों की वारदात को अंजाम देकर चलते बने। दुकान के अंदर एक सेफ भी है जिसमें एक कारीगर मौजूद था। बदमाशों को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला, लिहाजा उसने 100 नंबर पर कॉल कर वारदात की जानकारी पुलिस को फौरन दे दी। पुलिस आई भी, लेकिन चोर पुलिस के इस खेल में बाजी चोर मार ले गए। महज चंद सेकंड्स की देरी हुई और बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। मनीष और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
है।